दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो बन गए, सरकार तो बन गई, लेकिन विपक्ष ने खुली बगावत कर दी है। विपक्ष के 46 विधायकों ने आज शपथ ही नहीं ली और इसका नेतृत्व किया आदित्य ठाकरे ने। आदित्य ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे के बेटे, और उन्होंने खुले तौर पर ऐलान किया कि ये जो जनादेश है वो जनादेश लोगों का नहीं है, ये दरअसल ईवीएम का जनादेश है। ये चुनाव आयोग के राजीव कुमार का जनादेश है, इसलिए उनको अस्वीकार्य है। एक भी विधायक एनसीपी शरद पवार का, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का और कांग्रेस पार्टी का आज शपथ ग्रहण करने के लिए नहीं पहुंचा। ये जंग क्या अब आगे बढ़ेगी और क्या मकरवाड़ी गांव, जहां मॉक इलेक्शन हो रहा था, चुनाव के बाद जो नतीजा आया उस नतीजे में पूरा महाराष्ट्र सन्न था और एक गांव ने मॉक वोटिंग करने के लिए कोशिश की और ये जानना चाहा कि जो हमारे यहां से नतीजा गया है क्या वही है या कुछ और हुआ क्या? चुनाव आयोग ने उस गांव के 200 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर करवाई और ये क्या दिखाता है? क्या चुनाव आयोग इतना डरा हुआ है? क्या चुनाव आयोग नतीजों से घबराया हुआ है? अगर चुनाव आयोग घबराया हुआ है तो फिर ये लगता है कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। क्या महाराष्ट्र के इस फैसले से अब ईवीएम को लेकर के पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा होने जा रहा है? मकरवाड़ी गांव क्या उसके लिए एक रोल मॉडल बनने जा रहा है? दरअसल ईवीएम को लेकर के और चुनाव आयोग को लेकर के कोई पहली बार सवाल नहीं खड़े हुए हैं। आप अगर देखिएगा थोड़ा पीछे जाकर के तो आपको गुजरात से दिखाई पड़ेगा। गुजरात विधानसभा का पिछला चुनाव, जहां एंटी इनकम्बेंसी भी थी, लेकिन जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत का रिकॉर्ड बनाया, सारे के सारे पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए। यहां तक कि 2002 के गुजरात दंगों के बाद भी नरेंद्र मोदी को वो मैंडेट नहीं मिला था जो पिछली सरकार को मिला। वहां बड़े सवाल खड़े होने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस खामोश रह गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो हुआ, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी 240 पर अटक गए। हालांकि तमाम गोदी मीडिया का विश्लेषण, तमाम गोदी मीडिया के सर्वे 300 पार और 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन जब नतीजे आए तो केवल 240 पर बीजेपी अटक गई और उसे सरकार बनाने के लिए नीतीश और नायडू के कंधों का सहारा लेना पड़ा। सिर्फ इतना भर नहीं था और ये भी सही नतीजे नहीं थे। उस खेल के बावजूद नरेंद्र मोदी 240 पर अटक गए और अगर फ्रेश इलेक्शन हो गए होते तो बीजेपी को 140 सीट भी नहीं मिलती। ये मैं दावा उत्तर प्रदेश के बारे में भी कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटें कम से कम हारने जा रही है और ये भी हो सकता है कि वो 60 सीटें हार जाए, क्योंकि जमीन पर ये चीजें दिख रही थी। लेकिन नतीजा जो आया उसने गोदी मीडिया के चैनल्स को जरूर चौंकाया, लेकिन हम लोग बहुत मुतमईन थे। सच्चाई यह है कि वो नतीजे और भी बुरे होने चाहिए थे बीजेपी के लिए, जो नहीं हुए। वहां पर जाकर के मोदी अटके कि उन्होंने नीतीश और नायडू के साथ मिलकर के सरकार बना ली। यही जुगत हरियाणा में काम करती है और इस जुगत में कोई अकेली ईवीएम नहीं है। ईवीएम के साथ साथ वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी, वोटर लिस्ट से नाम गायब किया जाना और नए नाम जोड़ दिए जाना। हरियाणा में पूरा चुनावी तंत्र
बीजेपी के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन जानकार, पत्रकार, चुनाव विश्लेषक वो सब ये कह रहे थे कि हरियाणा में तो बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। जहां हरियाणा में बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में होते हुए जब गांव में घुस नहीं पा रहे थे, लेकिन जब नतीजे आते हैं तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता है। उसके पहले के चुनाव में जब इतनी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, उस समय बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं था। यहीं से बड़ी शंकाएं पैदा होने लगी थीं और ये शक मजबूत होने लगा था। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम पर शक उठाया, लेकिन उसको असली मजबूती तो हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव में मिली। महाराष्ट्र चुनाव में एक बड़ा कदम उठाया उद्धव ठाकरे ने, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने, कि आज जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उसमें उनके विधायकों ने शपथ नहीं ली, लेकिन जिस दिन नतीजे आए थे, नतीजे के समय ही उद्धव ठाकरे के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय राउत ने यह ऐलान कर दिया था कि इस जनादेश को हम स्वीकार नहीं करने जा रहे। यह जनादेश है ही नहीं, यह हड़पा हुआ जनादेश है, यह चोरी किया हुआ जनादेश है। दरअसल यह धनादेश है और खेल इसमें चुनाव आयोग ने किया है। आज आदित्य ठाकरे ने तो कहा कि ये चुनाव आयोग का आदेश है, ये जनादेश नहीं है, लोगों का आदेश नहीं है। अगर महाराष्ट्र में लोगों ने चुनाव जिताया होता बीजेपी और महायुति गठबंधन को, तो जाहिर तौर पर लोग जश्न मना रहे होते, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र के जनमानस में सन्नाटा था। चारों तरफ आशंकाओं के बादल और कोई भी इस नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब गांव के लोग तैयार नहीं हैं तो कैसे ये संभावना है कि ये नतीजे सही होंगे। उस एक गांव ने ये दिखाया, मकरवाड़ी ने, कि हम मॉक वोटिंग करेंगे। मॉक वोटिंग भी नहीं चुनाव आयोग ने कर दी। इसका मतलब क्या है? ये दिखाता है कि कहीं खेल बहुत बड़ा चल रहा है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने जन आंदोलन खड़ा करने की बात कही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तरह अब ईवीएम के खिलाफ हम सड़क पर आएंगे। हम नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, बैलेट पेपर से हम मतदान चाहते हैं। और अगर विपक्ष के तमाम दल ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, तो फिर चुनाव आयोग को क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग क्यों अड़ा हुआ है कि ईवीएम के जरिए ही चुनाव होंगे? और अभी तो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप ही नहीं लगाया है, बल्कि उसके पुख्ता सबूत भी दिए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी जा रही है, लेकिन वो चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर दर्ज नहीं कर रहा है। यानी चुपके से उन वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब कर दिए जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। नए नाम जोड़े गए जो महाराष्ट्र में, वो सबने देखे कि 5 महीने के भीतर 50 लाख के आसपास नए वोटर जोड़े गए। ये करिश्मा कैसे हो रहा था कि इतने नए नाम कहां से आते हैं और कैसे ये लोग आकर के जुड़ जाते हैं? और अंतर आप देखिएगा, हार जीत का अंतर कितना रहता है। हर विधानसभा में अगर एवरेज आप लगाएंगे तो 10 से 15-18 हजार वोटर नए जुड़ते हैं। और ये नए वोटर कौन है और जिनके वोट काटे गए हैं वो वोटर कौन है, किस समाज के हैं, किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, ये अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर दिखाई देगा कि जो वोटर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करते हैं उनका वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहा है। ये सीधे तौर पर डेमोक्रेसी की हत्या है, मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है, चुनाव का मजाक है और ये डेमोक्रेसी की हत्या है। अगर लोगों का विश्वास ही नहीं है संवैधानिक संस्थाओं में और लोग अब ये सोच रहे हैं कि वो जहां वोट कर रहे हैं वो वोट वहीं जा रहा है या नहीं, तो फिर ये डेमोक्रेसी के लिए बड़े खतरे की घंटी है।
इसलिए अगर मकरवाड़ी गांव के लोग ये चाहते हैं कि हम वोट डाल करके देखें, पूरा गांव ये देखे कि उन्होंने जहां वोट दिया था वहीं गया या जो ईवीएम में निकला है वो कुछ और है। लेकिन चुनाव आयोग को डर ये था कि अगर मकरवाड़ी गांव में ये चीज निकल करके आती है तो महाराष्ट्र के हजारों गांव इस तरह के मॉक वोटिंग करेंगे और उनका काला चिट्ठा खुल जाएगा। और वो जो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हैं, जो गला घोंट रहे हैं लोकतंत्र का, वो एक्सपोज हो जाएगा। लेकिन क्या इससे बच जाएंगे? आज के इस फैसले ने, जो गठबंधन है, उस गठबंधन के फैसले ने क्या स्वयं चुनाव आयोग को नहीं एक्सपोज कर दिया? अब जो संकट खड़ा हुआ है विधानसभा के भीतर, इन 46 विधायकों के शपथ नहीं होने की वजह से, क्या यह शायद पहला उदाहरण है इस देश का? क्या यहां पर दोबारा चुनाव होंगे? इन विधायकों को कोई वैधानिक स्थिति तो होगी नहीं, तो क्या बिना विपक्ष के ही पूरा सदन चलेगा या इनको बर्खास्त किया जाएगा, इनकी सदस्यता नहीं मानी जाएगी, दोबारा इलेक्शन होगा? ये तो संवैधानिक स्थिति कुछ और होगी। लेकिन जितना इस मामले में विपक्ष मजबूत रहेगा उतना ही ज्यादा चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा होगा, उतना ही ज्यादा ये सत्ता तंत्र और ईवीएम कटघरे में खड़ा होगा और ये सवाल बड़ा होता चला जाएगा। बेहतर हो कि मकरवाड़ी गांव से ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन शुरू हो। जिस जन आंदोलन की बात खड़गे कर रहे हैं कि राहुल गांधी उसको लीड करेंगे, क्यों नहीं मकरवाड़ी गांव पहुंच करके राहुल गांधी इस आंदोलन को लीड करते हैं और ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन शुरू करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव उसके लिए एक उदाहरण बन सकता है, एक बन सकता है कि वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। और ये जो आज निर्णय लिया है एनसीपी, शरद पवार की पार्टी ने, उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने और कांग्रेस पार्टी ने, वो कल को एक बड़ा उदाहरण पेश कर सकता है भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो देखना होगा कि ये मुद्दा कितना आगे जाता है, क्या ये बगावत अभी और रंग लाती है और आने वाले चुनावों में भी इसका असर कुछ दिखाई पड़ता है या नहीं। और ये भी देखना होगा कि इस मुहिम के जरिए क्या चुनाव आयोग शर्म करते हुए, चुनाव आयोग क्या अपनी प्रतिष्ठा, हालांकि कितनी बची है ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या अपनी प्रतिष्ठा को रीस्टोर करने के लिए क्या अब आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में बैलेट पेपर से चुनाव कराएंगे? ये देखना होगा। और ये देखना होगा कि विपक्ष कैसे एकजुट रह करके ईवीएम के खिलाफ मुहिम को बुलंद करता है। शुक्रिया, धन्यवाद।